हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वैशाली। तो आज हम देखेंगे क्लास 12th की सिविक्स का चैप्टर 5 जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। तो इसका हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन कि इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें हम पढ़ेंगे दक्षिण एशिया, पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र, बांग्लादेश में लोकतंत्र और नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र, भारत और जो दक्षिण देश एशिया हैं वहाँ के जो देश हैं उनके साथ भारत के संबंध, और दक्षिण एशिया में शांति एवं सहयोग। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है वो है दक्षिण एशिया। तो इसमें शामिल देश हैं दक्षिण एशिया में हमारे कुल मतलब कि 5 एशिया हैं, उनमें से एक है दक्षिण एशिया। तो इसमें कौन कौन से देश शामिल है? इसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, और अफगानिस्तान और म्यांमार बाद में शामिल किए गए थे। इसमें चीन को दक्षिण एशिया का देश नहीं माना जाता है। ठीक है। अब ये भौगोलिक विशेषता या विशेषता मतलब कि इसकी भौगोलिक विशेषता क्या है? तो इसके उत्तर में हिमालय है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर है और पश्चिम में अरब सागर है। अब इसमें जो शामिल देश हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं? वो संघर्षों वाला क्षेत्र है, विद्रोह संघर्ष है, वहाँ पर सीमा विवाद होता रहता है, जातीय संघर्ष रहता है जाति के बीच में क्योंकि अलग अलग जाति लोग निवास करते हैं, इसलिए नदी जल विवाद है और संवेदनशील इलाका है। और इन देशों में जो राजनीतिक प्रणाली है या शासन व्यवस्था है वो भी एक जैसी नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतंत्र तथा सैनिक शासन है और भारत और श्रीलंका में लोकतंत्र है। भूटान और नेपाल में राजतंत्र है और मालदीव में अध्यक्षात्मक प्रणाली लोकतंत्र बहुदलीय पार्टी व्यवस्था है। और दक्षिण एशिया में लोकतंत्र सभी को पसंद था। पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र, तो इनके समय में सैनिक शासन था जनरल आयूब खान का और जनरल याहिया खान का। तो इनके समय में लोकतांत्रिक था जुल्फ अली भुट्टो और जनरल डिमाउल हक और बेनजीर भुट्टो, परवेज मुशर्रफ, नवाज शरीफ वर्तमान। अब पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी होने के क्या कारण थे? तो सैनिक था वहाँ पर और धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का दबदबा था और हमेशा तानाशाही रहती थी वहाँ पर। भारत और पाकिस्तान में कोई अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिला और जो राजनीतिक दल है वो भी भ्रष्ट था। अब है भारत और पाकिस्तान का संघर्ष। तो पहला युद्ध कब हुआ था? 1949 से 48 में हुआ था। कश्मीर मुद्दा था जो नेहरू जी के शासन में हुआ था। दूसरा युद्ध हुआ था 1965 में जो पाकिस्तानी आक्रमण था, उस टाइम पे शास्त्री जी का शासन था। तीसरा युद्ध हुआ था 1971 में, बांग्लादेश संकट था, उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी का शासन था। और जो चौथा युद्ध है वो 1999 में हुआ था, कारगिल संघर्ष कहते हैं जिसको, वो वाजपेयी जी की मतलब की शासन में हुआ था। तो 1998 में जो भारत में राजस्थान के जो पोखरण हैं वहाँ पर परमाणु परीक्षण किया गया था। तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया था और 1999 में पाकिस्तान में जगाही पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण किया गया था। भारत और पाकिस्तान दोनों की सरकार एक दूसरे पर आरोप लगाती है कि भारत कहता है कि जो पाकिस्तान है वो लुकी छिपी दंग हिंसा करता है और कश्मीर में आतंकवाद फैलाता है और आतंकवादियों को धन भी देता है, हथियार भी देता है, और जो खालिस्तान है उसको समर्थकों को भी मदद करता है। अब है पाकिस्तान क्या कहता है इसमें? पाकिस्तान कहता है कि भारत अपनी खुफिया एजेंसी के द्वारा जो सिंध है और बलूच इस्पात है उसमें समस्याओं को मतलब कि भड़काता है। और 1961 में भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु समझौता वर्ल्ड बैंक ने भी करवाया था। बांग्लादेश में लोकतंत्र, तो जिसे आप स्वतंत्र देश बांग्लादेश कहते हो, एक समय में वो भी पूर्वी पाकिस्तान था। आपको नहीं पता होगा कि पाकिस्तान दो थे, एक तो पूर्व की तरफ था, एक पश्चिम की तरफ था। मतलब कि जब हमारे यहाँ पे अंग्रेजों और हिंदुओं की लड़ाई हुई तो जो हमारे यहाँ की सरकार है उन्होंने सोचा कि जहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम है उसको अलग कर देते हैं, उसको अलग देश बना देते हैं। तो 2 जगह मिली थी, एक तो जो बांग्लादेश है वो और एक पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान तो मतलब अलग हो गया और बांग्लादेश को फिर बांग्लादेश बाद में नाम पड़ा, पहले वो दूसरा पाकिस्तान कहलाता था जिसको हम पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं। तो जो बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान था और बंगाल और असम के हिस्सों को विभाजित करके पूर्वी पाकिस्तान बना था और पश्चिमी पाकिस्तान यहाँ दबदबा दिखाता था और ज़बरदस्ती यहाँ उर्दू भाषा थोपता था। यहाँ के लोगों ने इसके विरुद्ध शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में जन संघर्ष छेड़ दिया था। अब स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश का उदय कब हुआ था, मतलब वो कब बना था बांग्लादेश? तो 1970 के चुनाव में आवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटें जीती थी। शेख मुजीब को गिरफ्तार किया गया था और जो याहिना खान है उनकी सेना ने बंगाली जनता के आंदोलन को दबाने की कोशिश की थी। हजारों जो लोग हैं वो पाकिस्तानी सेना द्वारा मारे गए थे। बड़ी संख्या में लोग भारत पलायन कर गए, मतलब कि वहाँ से भागकर भारत आ गए और भारत सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान को समर्थन किया था। मतलब कि जो बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान है उसको बहुत सहयोग किया था भारत ने। भारत पाकिस्तान को 1971 में युद्ध भी हुआ था और इसके बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में उदय हुआ था। बांग्लादेश में जो आंतरिक संघर्ष है वो क्या है? तो बांग्लादेश ने अपना संविधान
बनाया और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समाजवादी देश घोषित किया गया। 1975 में जो शेख मुजीब हैं उन्होंने संविधान में संशोधन कराया। संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई और अवामी जो लीग है उसको छोड़कर अन्य सभी पार्टियों को समाप्त कर दिया गया। इससे तनाव और संघर्ष का माहौल बना। सेना ने बगावत कर दी। शेख मुजीब सेना के हाथों मारे गए और जो सैनिक शासन है जो जियाउर रहमान ने बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई। जियाउर रहमान की हत्या हुई जनरल एच.एम. जरशाद के द्वारा और जनता तथा छात्रों ने इसके खिलाफ आंदोलन किया। 1990 में पद छोड़ा गया इनका और 1991 के चुनाव के बाद से यहाँ लोकतंत्र कायम हुआ। अब हम देखते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो सहमति तथा जो विवाद वगैरह है वो सब क्या क्या है। तो जो सहमति है वो है आर्थिक संबंध मजबूत हुए हैं भारत के और बांग्लादेश के, और बांग्लादेश भारत की पूर्वी चलो की नीति अपनाई है और पूर्व चलो की नीति अपनाई है बांग्लादेश ने भारत की, और आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मसले पर भी सहयोग है और व्यापार भी बढ़ रहा है। अब है असहमति या मतभेद जिसको या विवाद भी कहते हैं। तो वह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जो जल है उसके हिस्सेदारी में मतलब कि लड़ाई झगड़े से हैं और भारत में लाखों बांग्लादेशी अवैध अप्रवास है। आपने देखा ही होगा इंग्लिश का आपका जो चैप्टर है द लास्ट मतलब कि जो दूसरा या तीसरा चैप्टर है उसमें वो हमारी नई दिल्ली की एक जगह है वहाँ पर है बहुत सारे बांग्लादेशी लोग। तो भारत विरोधी कट्टर इस्लामी आतंकवाद को फैलाना है और जो भारत को प्राकृतिक गैस का निर्यात ना करना भी मतलब कि एक विवाद है। में जो राजतंत्र और लोकतंत्र है वो कैसे स्थापित हुआ था। जो नेपाल है एक हिंदू राज्य था। कई सालों तक यहाँ संवैधानिक राजतंत्र चल रहा था और यहाँ की जो जनता तथा जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका उत्तरदायी शासन की मांग उठा रही थी और राजा ने सेना की सहायता से शासन पर नियंत्रण बना लिया था जिससे कि यहाँ लोकतंत्र की राह रुक गई थी। जनता ने लोकतंत्र के समर्थन में आंदोलन किया और राजा ने 1990 में लोकतांत्रिक जो संविधान है उसकी बात मान ली थी। 1990 में नेपाल में माओवादी अपना प्रभाव जमा चुके थे। राजा की सेना और जो माओवादी है उनके बीच हिंसक और संघर्ष हुआ। 2002 में जो राजा हैं उन्होंने संसद को भंग कर दिया और जो थोड़ा बहुत लोकतंत्र था वो भी खत्म हो गया था। तब 2006 में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। इस आंदोलन का जो नेतृत्व था वो साल लोक गठबंधन माओवादी और समाजवादी कार्यकर्ताओं ने किया था और 2015 को नया संविधान लागू हुआ था नेपाल में। अब हम देखते हैं कि जो भारत है और नेपाल के क्या संबंध है एक दूसरे के साथ। तो दो तरह के संबंध, एक तो सकारात्मक है एक नकारात्मक है। तो जो सकारात्मक है उसमें है कि दोनों के संबंध मधुर हैं मतलब कि बहुत अच्छे हैं और बिना वीज़ा पासपोर्ट के आने जाने की संधि भी है और व्यापार वैज्ञानिक सहयोग है और भारत और नेपाल में कई योजनाओं में भी मदद करता है। अब है हम नकारात्मक देखते हैं। तो नेपाल संबंधी मनमुटाव अतीत में हुए हैं। नेपाल तथा चीन की नज़दीकियां हैं मतलब कि जिससे कि मतलब कि भारत को दिक्कत है और नेपाल भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कदम नहीं उठाता है और नेपाल सोचता है कि भारत उनके अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करता है। कि श्रीलंका का जातीय संघर्ष तथा समस्याएं। तो श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ था और इसका पुराना नाम था सिलोन और आज़ादी के बाद से जो सफल लोकतंत्र कायम हुआ था। यहाँ पे जो यहाँ के मूल निवासी हैं वो सिंगली हैं और यहाँ की जो समस्या है वो जातीय संघर्ष की है और विवाद है तमिल और सिंगली लोगों के बीच। अब इसके क्या कारण है। तो भारत के जो तमिल लोग हैं जो श्रीलंका जाकर बसे हुए हैं उनका विरोध है कि सिंगली निवासी करते हैं। उनका विरोध है जो मतलब कि यहाँ से भारत से जाके बसे हुए हैं वहाँ पे। सिंगली लोग कहते हैं कि जो श्रीलंका केवल उनका है और तमिलों को नहीं रखेंगे यहाँ पर। 1983 में तमिलों के संगठन लिट्टे मतलब कि तमिल के लोग बहुत सारे मिलकर उन्होंने एक संगठन बनाया था जिसको लिट्टे कहा गया का श्रीलंका की सेना के साथ संघर्ष चला और तमिलों के लिए श्रीलंका में एक अलग देश की मांग कर रहे थे। मतलब कि जो तमिल लोग हैं वो लोग वहाँ पे श्रीलंका में अलग देश की मांग कर रहे थे। भारत में तमिल जनता का भारतीय सरकार पर दबाव है कि श्रीलंका में बसे तमिलों के हितों की रक्षा की जाए। तो भारत सरकार ने समय समय पर श्रीलंका की जो सरकार है उनसे बातचीत करने की प्रयास भी किया और 1987 में श्रीलंका में शांति सेना भेजी जो कि लिट्टे संघर्ष में फंस गई। मतलब कि जो लिट्टे की लड़ाई हो रही थी वहाँ पे जो भारत की वो है सेना वो भी फंस गई उनके बीच में और 1989 में वापस आ गई। फिर श्रीलंका की जनता ने मतलब कि जो श्रीलंका की जनता है उन्होंने इसे पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा मतलब कि वो सोचे कि श्रीलंका के बीच में जो भारत है वो हस्तक्षेप कर रहा है मतलब कि अपना मतलब कि दिखा रहा है आके वहाँ पे उनके बीच में। तो श्रीलंका की जो आर्थिक वृद्धि है वो भी अच्छी नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण में भी विकासशील देशों में प्रथम है और जो अर्थव्यवस्था का सबसे पहले उदारीकरण किया गया था और आइसलैंड और नॉर्वे में समझौता करा गया। भारत और श्रीलंका के मुद्दे की मतलब कि उनके बीच में क्या क्या सहमति और विवाद है। तो उनका जो सहमति है वो मुक्त व्यापार समझौता है,
मित्रता की संधि है और श्रीलंका में सुनामी के जो दौरान है वो मदद भी की गई थी और श्रीलंका से शांति सेना वापस बुलाना है। अब इसमें विवाद क्या है, इसमें तमिल लोगों का मुद्दा है, तमिलों द्वारा जो अलग देश की मांग है वो एक मुद्दा है, लिट्टे का संघर्ष है, 1987 में जो सेना भेजी थी वो भी, और अंदरूनी दखलंदाजी है। अब हम देखते हैं भारत और दक्षिण एशिया के जो देश हैं, मतलब कि जो बाकी देश बचे हुए हैं, उनके साथ क्या क्या संबंध है, कैसे संबंध है। तो दूसरा देश है यहाँ पर एक हमारा भारत और भूटान के संबंध। तो भूटान और भारत के संबंध बहुत मधुर हैं, मतलब कि बहुत अच्छे हैं, दोनों के बीच विवाद का कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, और भारत भूटान में पन बिजली प्रोजेक्ट में भी मदद कर रहा है जो भारत है, और इसके विकास में जो भारत है वो योगदान दे रहा है, और भूटान अपनी भूमि का उपयोग कभी भी भारत विरोधी तत्वों में नहीं होने दिया है। अब हम देखते हैं भारत और मालदीव के बीच में संबंध कैसे हैं। तो 1988 में जो श्रीलंका से आए कुछ भाड़े के सैनिकों ने मालदीव में हमला किया था, तो मालदीव ने भारत से मदद मांगी और भारत ने तुरंत मालदीव की मदद के लिए सेना भी भेज दी थी अपनी। भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में भी बहुत मदद की है। दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग, तो इसमें सार्क दक्षेश है एक, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, काठमांडू नेपाल में है। इसको सार्क कहते हैं, इसका पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो जो सार्क है वो क्यों असफल रहा, तो इसके सदस्य देशों के बीच में आपसी विवाद था, यह देश आपस में लड़ते रहते थे और इनमें एकता नहीं है, और अपने जो विवाद हैं उनको भी बातचीत से सुलझाया नहीं जा सकता। इसके जो इनमें जो देश शामिल थे वो कौन कौन से थे, तो इसमें था भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान, और 2007 में अफगानिस्तान 8वां सदस्य बना था। अब इन दोनों में तो आपसी मतलब कि आपस में अच्छे ही नहीं है, जैसे भारत और पाकिस्तान, तो इसलिए ये असफल रहा सार्स। अब है दूसरा, यह साफ्टा। तो सार्स के अंतर्गत दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता हुआ, 2002 में लाया गया इसको, 2004 में हस्ताक्षर हुए और लागू हुआ 2006 में। अब इसके लक्ष्य क्या थे, इसके लक्ष्य थे आपसी व्यापार शुल्क 2007 तक कम हो गया, दक्षिण एशियाई क्षेत्र मुक्त व्यापार संबंधी बाधाओं से दूर हो गया, और कुछ छोटे देश मानते हैं कि जो साफ्टा है उसकी ओट लेकर बाजारों में सेंध मारना चाहता है, और भारत सोचता है कि साफ्टा से इस क्षेत्र को फायदा होगा। हमें साफ्टा को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, भारत पहले से ही भूटान, श्रीलंका, नेपाल से 2 पक्षीय समझौता कर चुका है। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें शायद कुछ टॉपिक छूट भी गए हों, तो आप एक बार बुक जरूर पढ़िए और अच्छे से पढ़िए बुक को भी। तो यहाँ पर ये हमारा मतलब कि चैप्टर अच्छे से कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैंने इसके 4 चैप्टर ऑलरेडी करा रखे हैं, वो भी चेक कीजिए। मैंने ज्योग्राफी भी पढ़ाई है और सेंट्रल आइडिया भी कराए हैं, तो उनकी भी प्लेलिस्ट चेक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।